everyone, this is Janvi and welcome to Study Seed। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 4 का टॉपिक 10 पढ़ेंगे, दैट इज मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। अब मैनचेस्टर क्या है? एक इंडस्ट्रियल सिटी। एक इंडस्ट्रियल सिटी ब्रिटेन की मैनचेस्टर है और अब मैनचेस्टर गुड्स इंडिया में आए, उसकी कहानी को हम आज की वीडियो में जानेंगे, समझेंगे। मैनचेस्टर द इंडस्ट्रियल सिटी कहाँ पे है? ब्रिटेन में। Manchester in Britain became the center of the cotton textile industry after the Industrial Revolution। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले पूरे वर्ल्ड में टेक्सटाइल्स के टर्म्स में इंडिया सबसे टॉप पे था, लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जब इंडस्ट्री सेटअप हुई सबसे पहले ब्रिटेन में, उसके बाद से ब्रिटेन की एक जगह मैनचेस्टर ये एक इंडस्ट्रियल सेंटर बन गया। यहाँ से सबसे ज्यादा टेक्सटाइल्स का प्रोडक्शन हुआ करता था उस टाइम पे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से हम कह सकते हैं कि मैनचेस्टर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटी बन गया। किस टर्म्स में? टेक्सटाइल्स के टर्म्स में। यहाँ से सबसे ज्यादा टेक्सटाइल्स का एक्सपोर्ट किया जाता था। मैनचेस्टर जो है वहां पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ करता था टेक्सटाइल्स का, यानी कपड़ों का। इट प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ चीप मशीन मेड क्लॉथ। अब यहाँ पे मैनचेस्टर में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है क्लोथ्स का, बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटीज में आप टेक्सटाइल्स बना रहे हो, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो, तो दोबारा से आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइसेस कम रहेंगे। अब कम प्राइसेस की वजह से, यानी ये इतने कॉस्टली नहीं है, इतने एक्सपेंसिव नहीं है ये क्लोथ्स, तो ये चीप रेट पे अवेलेबल है। ये चीप रेट पे अवेलेबल है और मशीन मेड गुड्स हैं, तो इसकी वजह से ज्यादातर लोगों ने इन्हें प्रेफर करना स्टार्ट किया। मैनचेस्टर के अब जो बनाए हुए टेक्सटाइल से, मैनचेस्टर जो सिटी है वहां पे जितना भी प्रोडक्शन हो रहा था टेक्सटाइल्स का, अब वहां पे से उन गुड्स को ज्यादातर खरीद रहे थे लोग, ना कि इंडियन टेक्सटाइल्स को। जहां पहले पूरे वर्ल्ड में डिमांड थी इंडियन हैंडवोवन टेक्सटाइल्स की, वहीं अब इंडियन हैंडवोवन टेक्सटाइल्स की डिमांड्स कम होने लगी और ब्रिटेन के मैनचेस्टर में बने हुए मशीन मेड गुड्स की, मशीन मेड टेक्सटाइल्स की डिमांड बढ़ गई पूरे वर्ल्ड में। इंडिया एज अ मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स, ये हमने पिछले भी कुछ वीडियो में देखा कि इंडिया जो है वो ब्रिटिश गुड्स के लिए एक मार्केट बन गया। ब्रिटिशर्स क्या करते थे? इंडिया से रॉ मटेरियल्स ले जाया करते थे ब्रिटेन में और वहां पे मैन्युफैक्चरिंग करके फिनिश्ड गुड्स लाया करते थे इंडिया में और यहाँ पे इंडिया की मार्केट में सेल किया करते थे। Machine made cotton cloth from Manchester started flooding Indian markets from the early 19th century। Early 19th century यानी 1800 के बाद से ही जो ब्रिटिश मशीन मेड क्लोथ्स थे, ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स थे, मैनचेस्टर में बनाए हुए जो गुड्स थे, वो सब अब इंडियन मार्केट में सेल किए जा रहे थे 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग से ही। और मैनचेस्टर में जो मशीन मेड कॉटन क्लोथ्स थे, यानी मशीन्स के थ्रू जो कॉटन क्लोथ्स बनाए गए थे, उनकी डिमांड इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा थी। इंडिया में ज्यादातर लोग मशीन मेड कॉटन क्लोथ्स की डिमांड कर रहे थे। कौन से क्लोथ्स? जो बने हों ब्रिटेन में, खास करके मैनचेस्टर में। तो मैनचेस्टर के बने हुए जो क्लोथ्स हैं वो इंडिया में लाए जाते थे और यहाँ पे इंडियन मार्केट में सेल किए जाते थे। डिक्लाइन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, और इसी वजह से इंडियन इंडस्ट्रीज डिक्लाइन में गई। हमने एक टर्म देखा था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि यहाँ पे इंडिया में जो हमारी खुद की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी उनकी ग्रोथ नहीं हुई बल्कि वो डिक्लाइन में चली गई, तो इसीलिए कहा गया डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ इंडिया में ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। The import of Manchester goods led to the collapse of Indian handloom and handicraft industries। जब मैनचेस्टर गुड्स इंडिया में मंगवाए गए, यानी कि मैनचेस्टर ये जो सिटी है ब्रिटेन की, तो जब ब्रिटिश गुड्स इंडिया में इंपोर्ट करवाए जा रहे हैं, इंडियन मार्केट में सेल किए जा रहे हैं, अब उनके चीप रेट की वजह से, कम प्राइसेस की वजह से ज्यादा इंडियन कंज्यूमर्स भी ब्रिटिश गुड्स खरीद रहे थे, ना कि हमारे इंडिया में बने हुए गुड्स। और इसी की वजह से इंडिया की जो खुद की हैंडलूम इंडस्ट्रीज थी, हैंडलूम यहाँ पे हैंडलूम इंडस्ट्रीज में हाथों से कपड़े बनाए जाते हैं, तो हैंडलूम इंडस्ट्रीज बंद हो गई। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हमारी जो थी, जहाँ पे आर्टिसंस जो हैं वो हाथों से बाकी सारे प्रोडक्ट्स बनाया करते हैं, पॉट्स बनाते हैं, तो ये सारे जो हमारी खुद की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी वो सब डिक्लाइन हो गई, वो सब खत्म हो गई बिकॉज ऑफ मैनचेस्टर गुड्स जो इंडिया में लाए जा रहे थे और इंडिया में लाके सेल किए जा रहे थे। इंडियन मार्केट में ब्रिटिशर्स अपने गुड्स को सेल कर रहे थे, जिसकी वजह से इंडिया की खुद की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज डिक्लाइन में चली गई।
वीवर्स एंड आर्टिसंस फेस पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। जो हमारे वीवर्स थे, हमारे जो आर्टिसंस थे, इंडिया के जो लोग पहले ट्रेडिशनल वे में प्रोडक्शन किया करते थे, अब उनसे उनकी ट्रेडिशनल जॉब्स छिन गई। यानी कि अब जब ब्रिटिश गुड्स खरीद रहे हैं लोग, मशीन मेड गुड्स ज्यादा खरीद रहे हैं, मशीन मेड गुड्स की डिमांड ज्यादा है और हैंडमेड गुड्स की डिमांड्स कम होती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं। तो इस वजह से जो हमारे ट्रेडिशनल जॉब्स थी वो खत्म हो गई। जो वीवर्स, आर्टिसंस जो ट्रेडिशनल वे में प्रोडक्शन किया करते थे, उनकी जॉब्स उनसे छिन गई, जिसकी वजह से वो और ज्यादा गरीबी में धंसते चले गए, यानी और ज्यादा पुअर होते चले गए। उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ा, उन्हें पॉवर्टी यानी गरीबी का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश पॉलिसीज फेवर्ड मैनचेस्टर। ब्रिटिश पॉलिसीज जो थी, ब्रिटिशर्स ने जो भी पॉलिसीज बनाई थी, वो सब ब्रिटिशर्स के ही फेवर में थी, यानी मैनचेस्टर के बने हुए जो गुड्स हैं उसके फेवर में थी। ब्रिटेन ने कभी भी इंडिया के फेवर में कोई भी पॉलिसी नहीं निकाली। उन्होंने बस अपने प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से ही जितनी भी पॉलिसीज निकाली, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से ही निकाली। The East India Company and later the British government framed policies that favored British manufacturers. पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसने सबसे पहले पॉलिसीज निकाली इंडिया में जो भी गुड्स लाए जा रहे हैं बाहर, ब्रिटेन से जितने भी गुड्स लाए जा रहे हैं। अब क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो हम पे रूल कर रही है, ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना रखी है, तो ब्रिटिशर्स ही सब कुछ डिसाइड किया करते थे कि इंडिया में कब कौन से प्रोडक्ट्स आने हैं, कौन से इंडिया से प्रोडक्ट्स ले जाने हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, पॉलिटिकल सिस्टम सब ब्रिटिशर्स संभाल रहे थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, सब कुछ स्टार्ट ही हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पे सिर्फ ट्रेड पर्पसेस के लिए ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में, और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने अपना पॉलिटिकल सिस्टम चलाना स्टार्ट किया और पूरे इंडिया को कॉन्कर कर लिया, यानी पूरे इंडिया को अपनी कॉलोनी बना ली। तो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई इंडिया में कि ब्रिटेन से जो भी गुड्स लाए जा रहे हैं इंडियन मार्केट में, उन पर कोई भी टैक्सेस नहीं लगेंगे, इंपोर्ट ड्यूटीज नहीं लगेंगी ब्रिटिश गुड्स पे। अब ब्रिटेन से अगर गुड्स इंडिया आ रहे हैं तो बॉर्डर क्रॉस कराने के लिए ब्रिटिश गुड्स पे टैक्सेस नहीं लगेंगे। ये पॉलिसीज बना रखी थी ब्रिटिशर्स ने। और उसके बाद बात करें ब्रिटिश गवर्नमेंट की, तो वहां ब्रिटेन में जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने भी कुछ पॉलिसीज बनाई थी कि जितने भी गुड्स इंडियन ट्रेडर्स जो हैं, जितने भी गुड्स ब्रिटेन में लेके आएंगे सेल करने के लिए, ब्रिटिश मार्केट में सेल करने के लिए, जितने भी इंडियन गुड्स लेके आएंगे इंडियन ट्रेडर्स, उन पर इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई जाएंगी, यानी उन पर हैवी टैक्सेस लगाए जाएंगे, जिससे कि उन्हें जो इंडियन ट्रेडर्स हैं उन्हें ज्यादा प्रॉफिट ना हो, वो थोड़े रिलेटिवली हाई प्राइसेस पे सेल करें अपने गुड्स को, और हाई प्राइसेस की वजह से उनके गुड्स कोई खरीदेगा नहीं इंडियन प्रोड्यूसर्स के गुड्स को। तो इसकी वजह से क्या होगा, ब्रिटिशर्स का तो फायदा हो रहा है, लेकिन इंडियन गुड्स ना हम एक्सपोर्ट करने में रहे, ना अपनी ही कंट्री में सेल करने में रहे, क्योंकि अपनी कंट्री में भी ब्रिटिशर्स के लाए हुए मशीन मेड गुड्स ज्यादातर लोग प्रेफर कर रहे हैं, और अगर हम एक्सपोर्ट करने की सोचें तो हम पे इंपोर्ट ड्यूटीज इतनी लगाई जा रही हैं, टैक्सेस इतने ज्यादा लगाए जा रहे हैं कि हम लोग कम प्राइसेस पे चाहकर भी अपने प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कौन चाहेगा कि मैं इतनी दूर तक जाऊं, विदेशों में जाऊं अपने गुड्स सेल करने के लिए और वहां से लॉस फेस करके आऊं। तो अपने रिलेटिवली हाई प्राइसेस की वजह से इंडियन ट्रेडर्स को बार बार लॉस फेस करने को मिल रहा था। ये सब क्यों हो रहा था? ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज की वजह से। एक तो ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल कर रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने पॉलिसी बना दी है कि ब्रिटिश गुड्स पे कोई भी टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे, और वहीं पे ब्रिटेन में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने पॉलिसी बना दी है कि जितने भी इंडियन गुड्स लाए जाएंगे ब्रिटेन में उन पे टैक्सेस इंपोज किए जाएंगे। तो इसकी वजह से अल्टीमेटली सफर कौन कर रहा है? इंडियंस। द रिजल्ट्स, अब इसके रिजल्ट क्या निकले? मैनचेस्टर के लाए हुए जो गुड्स हैं उन्होंने पूरे इंडियन मार्केट को कैप्चर कर लिया। इंडियन ट्रेडर्स को ना अपनी डोमेस्टिक मार्केट में सेल करने लायक छोड़ा, ना ही एक्सपोर्ट करने लायक छोड़ा। तो इसके रिजल्ट क्या निकल रहे थे? मैनचेस्टर गुड्स के इंडिया में आने के बाद से हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? इंडियन वीवर्स एंड ट्रेडर्स सफर्ड ह्यूज लॉसेस। इंडिया के जो वीवर्स थे, जो आर्टिसंस थे, उन्हें बहुत ज्यादा लॉस फेस करने को मिला। अनएम्प्लॉयमेंट, यानी वो बेरोजगार हो गए, गरीबी में धंसते चले गए और ज्यादा गरीब होते चले गए। अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन बहुत देखने को मिली। हमारी ट्रेडिशनल जॉब्स हमसे छिनती चली गई। Many weavers lost traditional jobs. काफी सारे वीवर्स जो थे उनकी जो ट्रेडिशनल जॉब्स थी, जो ट्रेडिशनल वे में वो प्रोडक्शन किया करते थे, बाय हैंड वो क्लोथ्स बनाया करते थे, वो जॉब्स उनसे छिन गई। क्यों? क्योंकि अब उनके गुड्स की डिमांड ही नहीं है। अब जब डिमांड नहीं है तो वो फालतू में क्यों गुड्स बनाएंगे? वो रॉ मटेरियल्स लाएंगे, वो प्रोडक्शन करेंगे, सारा खर्चा उठाएंगे और उनके प्रोडक्ट सेल नहीं होंगे तो लॉस तो नहीं होगा वीवर्स को। तो इसकी वजह से इन्होंने, जब डिमांड ही नहीं है तो इन्होंने अपना काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से ट्रेडिशनल जॉब्स जो थी वो खत्म होती चली गई। इंडिया की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज डिक्लाइन में चली गई
और फिर द मार्केट वाज नाउ डोमिनेटेड बाय मैनचेस्टर गुड्स। अब इंडियन मार्केट जो है उसमें डोमिनेट कौन कर रहा है? मैनचेस्टर गुड्स। मैनचेस्टर से जितने भी गुड्स लाए जा रहे हैं, मैनचेस्टर जो ब्रिटेन में एक इंडस्ट्रियल सिटी है, वहां से जितने भी गुड्स लाए जा रहे हैं इंडिया में, वो अब इंडियन मार्केट को पूरा कैप्चर कर चुके हैं। यानी इंडियन मार्केट में मैनचेस्टर गुड्स डोमिनेट कर रहे हैं और हमारे खुद के इंडियन गुड्स जो पहले एक टाइम पे पूरे वर्ल्ड में फेमस थे, इंडियन टेक्सटाइल्स जो पूरे वर्ल्ड में डोमिनेट किया करते थे, पूरे वर्ल्ड में फेमस थे, अब हमारे खुद के डोमेस्टिक मार्केट में भी सेल नहीं हो रहे थे। यानी अब इंडिया के जो गुड्स जो एक टाइम पे पूरे वर्ल्ड लेवल पे पूरे वर्ल्ड में फेमस थे, वो गुड्स अब इंडिया के खुद की मार्केट में भी सेल नहीं हो पा रहे थे। पूरे वर्ल्ड में तो सेल करने की छोड़ ही दो, बात की बात है, हम अपने ही देश में अपने गुड्स सेल नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ दीज मशीन मेड गुड्स जो मैनचेस्टर से आ रहे थे हमारे देश में। अब मैनचेस्टर गुड्स के आने से कैसे हमें लॉसेस फेस करने को मिले, कैसे हमारी ट्रेडिशनल जॉब्स छिनती चली गई, क्या रिजल्ट देखने को मिला हमें इन गुड्स का। एक तरह से इंडिया जो है वो रॉ मटेरियल्स का सप्लायर बन के रह गया और मार्केट बन गया ब्रिटिश गुड्स का। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यहाँ पे इंडिया में भी बहुत ज्यादा अनजस्ट पॉलिसीज बनाई और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, जो ब्रिटेन में गवर्नमेंट है, उन्होंने भी ऐसी पॉलिसीज बनाई जहां पे हर जगह लॉस कैसे फेस करना पड़ रहा है इंडियन ट्रेडर्स को। तो इसकी वजह से इंडियन ट्रेडर्स की, इंडियंस की एक तरह से ओवरऑल देखा जाए तो हर एक एस्पेक्ट में ब्रिटिशर्स ने हमें एक्सप्लॉइट किया। सोशली भी हम लोगों पे बहुत ज्यादा अत्याचार किया। जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने हमारी इकोनॉमी को डाउन कर दिया, सारे रिसोर्सेज ले गए, हमारे ट्रेडर्स को, पुअर पीपल को, वर्कर्स को, सभी को एक्सप्लॉइट किया, हमारे सोसाइटी के हर एक सेक्शन को एक्सप्लॉइट किया ब्रिटिशर्स ने। ये सब हमने देखा आज की वीडियो में कि कैसे मैनचेस्टर गुड्स के आने के बाद से इंडियन मार्केट जो है वहां से इंडियन गुड्स का नामो निशान मिट गया और मैनचेस्टर गुड्स ही अब डोमिनेट कर रहे थे इंडियन मार्केट्स में। ये सब हमने आज के वीडियो में जाना। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।